इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है और इसके साथ ही सबसे ज्यादा बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम अब इंडिया हो गई है। इंडिया ने यह ट्रॉफी 3 बार जीती है। 2013 में जब उन्होंने इंग्लैंड को हराया था फाइनल में, और इसके पहले 2002 में उन्होंने श्रीलंका के साथ फाइनल मैच टाई किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी पिछले दोनों बार जब इंडिया जीती तो होस्ट नेशन के साथ उनके घर में खेल के इंडिया जीती थी, और इस बार इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे न्यूजीलैंड को हराया है। इनक्रेडिबल विक्ट्री। अगर मैं मैच की बात करूं तो रोहित शर्मा सबसे बड़े फैक्टर रहे, क्योंकि सबको पता था कि पहले 10 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और रोहित शर्मा की इसके पहले जितनी भी इनिंग्स रही थी उसमें रोहित शर्मा 20-30 रन बनाकर आउट हो रहे थे। लेकिन आज रोहित शर्मा रुके नहीं, क्योंकि शुभमन गिल दूसरे एंड से स्ट्रगल कर रहे थे। वो स्टार्टिंग से रन तेज नहीं बना पा रहे थे, और रोहित शर्मा यहां पर रुके नहीं। अगर आपने मेरा मिड इनिंग्स में जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो अभी भी आप जाकर देख लो। मैंने उस वीडियो में बोला था कि मुझे आज रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कोई एक क्लिक होते दिख रहे हैं या दोनों, और मुझे इन्हीं दोनों से एक्सपेक्टेशन है। और स्टार्टिंग में जब टीम इंडिया 100 रन पे पहुंच गई 16 ओवर्स में, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इससे ज्यादा परफेक्ट प्रेडिक्शन मैं क्या ही दे सकता हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मैच एक साइड पे हो चुका है। लेकिन न्यूजीलैंड ने उसके बाद जबरदस्त कमबैक किया। शुभमन गिल जो काफी स्ट्रगल कर रहे थे, वो 31 रन बनाकर उन्होंने ओवर द टॉप मारने की कोशिश की, और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार कैच पकड़ा। यहाँ पर शुभमन गिल को इतना ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरीके से रोहित शर्मा जिस तरीके से दूसरे एंड से बैटिंग कर रहे थे, शुभमन गिल का रोल काइंड ऑफ, क्योंकि टोटल बहुत बड़ा नहीं था। अगर टोटल 330 का होता या 320 का, तो मैं बोलता कि हाँ भाई शुभमन गिल, यू कांट वेट कि सिर्फ रोहित शर्मा अटैक करे। लेकिन जब 250 टाइप का टोटल है और एक बैट्समैन इतनी अग्रेसिव बैटिंग कर रहा है, तो इट्स ऑलवेज वाइज कि आप सेफ खेलो। एंड आई थिंक शुभमन गिल ने वहां पर रोल अच्छा प्ले किया, बट आई थिंक वही रोल को वो कंटिन्यू करते तो बेहतर होता। बट एनीवेज दूसरे एंड से रोहित शर्मा ने जबरदस्त 3 छक्के मारे, हाफ सेंचुरी पूरी की 40 बॉलों पे, और जो इंडिया को एक इनिशियल स्टार्ट चाहिए था जिसकी वजह से ये स्कोरबोर्ड प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, वो प्रोवाइड किया। पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने भी 60 प्लस रन कर लिए, और एक तरीके से रन रेट का जो प्रेशर था वो कम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे स्पिनर्स आए, बॉल थोड़ी पुरानी हुई, तो वही सिमिलर टू न्यूजीलैंड इनिंग्स टीम इंडिया की भी रन रेट डाउन होती चली गई। बट फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, उन्होंने बिल्कुल जैसे डैरल मिचेल एक शेल में चले गए थे, वो एक शेल में नहीं गए। टॉम लेथम और डैरल मिचेल ने बहुत ही ज्यादा स्लो बैटिंग कर दी थी। यहां पर फॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत बाउंड्रीज आती रही, लेकिन एक फेज में कहूंगा जहां 106 विदाउट लॉस थी 18वें ओवर में, और जब रोहित शर्मा आउट हुए 25वें ओवर में, तो स्कोर सिर्फ 126 था। तो उस 18 रन बने थे सिर्फ उस 6-7 ओवर में। आई थिंक वो एक फेज था जो इंडिया के लिए भारी पड़ा। विराट कोहली की जो कॉमन वीकनेस है, जो श्रीलंका ने भी काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट की थी, और इस सीरीज में मैं सरप्राइज था कि और टीम्स ने इस चीज को नहीं किया, क्योंकि विराट कोहली इसी फ्लिक शॉट पे एलबीडब्ल्यू श्रीलंका में भी रेगुलरली होते थे, मगर इस सीरीज में वो बहुत ज्यादा इस चीज को यूज किया नहीं बाकी ओपोनेंट्स ने। लेकिन शायद न्यूजीलैंड ये काम करके आए थे, क्योंकि विराट कोहली से पहले 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली के आते ही माइकल ब्रेसवेल को लाया गया, और उन्होंने आते ही पहली बॉल पे ही विराट कोहली को 1 रन पे एलबीडब्ल्यू कर दिया। उस वक्त मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं इस गेम में थी, क्योंकि गेम काफी इंटरेस्टिंग रहा। जब रोहित शर्मा इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट होकर 76 पर स्टंप आउट हो गए, उस वक्त गेम बैलेंस में आ गया था। 25 ओवर में 122 पे 3, 130 रन चाहिए थे, और श्रेयस अय्यर एक तरीके से आप कह सकते हो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि फिर ऑलराउंडर्स आने शुरू हो चुके थे। अक्षर आ गए थे, केएल राहुल ऑफ कोर्स बाकी थे, लेकिन उसके बाद हार्दिक एंड जडेजा की इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा बैटिंग आई नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक डर इंडियन फैंस के अंदर आ गया था। लेकिन श्रेयस अय्यर को आप कहना पड़ेगा कि ओडीआई क्रिकेट में वो एक कमेंडेबल प्लेयर हो चुके हैं अब। वो जो पार्टनरशिप हुई 26 ओवर से लेकर के 38 ओवर तक, उस 12 ओवर्स में 61 रन इंडिया ने बनाए। मतलब जो रिक्वायर्ड रेट था उसको हाथ से बाहर जाने नहीं दिया। जबकि उस फेज में बहुत सारी टीम्स शेल में चली जाती हैं कि क्विकली 3 विकेट गिर गए तो वो ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं। श्रेयस अय्यर ने टाइम एंड अगेन रिस्क लिया, लॉफ्टेड शॉट्स मारे, 2 छक्के मारे। आप सोचो कि 26 से 38 ओवर के बीच में 2-3 बाउंड्रीज मारी,
एक बेहतरीन 48 रन की इनिंग्स खेली 61 बॉल्स पे, और जो मोमेंटम न्यूजीलैंड के हाथ में चला गया था कुछ हद तक उसे वापस लाया। अक्षर पटेल ने 29 रन बनाए और एक रैश शॉट खेलकर आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल जो पिछले फाइनल में उन्होंने गलती की थी शेल में जाकर, यहाँ उन्होंने बढ़िया इनिंग्स खेली। 33 बॉल्स पे 34 नॉट आउट रहे। हार्दिक ने आके फिर से 18 रन बनाए, एक छक्का मारा, और जडेजा ने आकर एक जो भी रिक्वायर्ड 12-13 रन थे उनके आने के बाद उन्होंने तेजी से खत्म किए और एक ओवर रहते इंडिया जीत गई। लेकिन न्यूजीलैंड को दाद देनी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड वो सीना कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड तो हमेशा ही रोता रहता है। वो सब जब सब कॉन्टिनेंट आते हैं, इंडिया आते हैं, वो रोने लग जाते हैं, अरे पिच ऐसी हो गई, वो हो गया, बड़ी परेशानी हो गई। उनके जो ऑर्डिनरी क्रिकेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स बने फिरते हैं, मैं यहाँ स्पेशली नासिर हुसैन की बात कर रहा हूँ, माइकल वॉन है, माइकल आर्थरटन है, इनके करियर रिकॉर्ड्स देखो, इनमें से किसी के 40 का भी एवरेज नहीं है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो इन ऑर्डिनरी क्रिकेटर्स का रोना पीटना चालू है, लेकिन ये अपनी टीम को नहीं देखते। बेन स्टोक्स जिनकी बात होती है ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, और ये बेन स्टोक्स के परफॉर्मेंसेस होम में ही है। ओवरसीज टेस्ट्स में मुझे नहीं याद है कि बेन स्टोक्स ने कोई परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन ये अपने क्रिकेटर्स को ऐसी बातें करते हैं जैसे उससे बड़ा क्रिकेटर नहीं है। हैरी ब्रुक्स स्पिन नहीं खेल पाता, जो रूट की ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट सेंचुरी नहीं है, लेकिन वो इन चीजों को हाईलाइट नहीं करते। एनीवेज, सीना कंट्रीज में इकलौती टीम न्यूजीलैंड है जिन्होंने बहुत जल्दी अडेप्ट करना शुरू कर लिया। वो समझ गए हैं कि हमें यही मिलेगा, तो व्हाई नॉट बिल्ड अ टीम जो कि स्पिनर से भरी हुई हो, जो हम स्पिनिंग कंडीशंस में भी खेल सके। और न्यूजीलैंड ने यहाँ पर भी सबसे बेहतरीन अडेप्ट किया था। उनके स्पिनर्स ने काफी हद तक इंडिया को फंसा के रखा। ब्रेसवेल ने 28 रन दिए 10 ओवर में और 2 विकेट लिए। मिचेल सैंटनर, इवन रचिन रविंद्रा ने भी अपने 10 ओवर फेंके और उन दोनों ने भी 40-45 रन दिए। तो इन सब ने मिलकर कंट्रोल में रखा। लेकिन जो इंडिया के साथ प्रॉब्लम हुई, जहां शमी ने 9 ओवर्स में 74 दिए थे, वहीं पर यहाँ पर भी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स काम नहीं कर सके। आपको बता दूं कि इंडिया इसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार जीत गई है, एंड ओवरऑल इंडिया की आईसीसी ट्रॉफी काउंट 7 हो गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के 10 के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया पहुंच गई है। वेस्ट इंडीज 5 ट्रॉफीज के साथ तीसरे पोजीशन पर है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया 3 बार चैंपियन रही है, 2 बार रनर्स अप भी रही है। 2017 में पाकिस्तान से हारी थी और साल 2000 में न्यूजीलैंड से ही हारी थी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया बाई फार द मोस्ट डोमिनेटिंग टीम रही है। और सेकंड पोजीशन पे मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स 2 बार चैंपियन रही है, लेकिन वेस्ट इंडीज भी 3 बार फाइनल खेल चुकी है। वेस्ट इंडीज ने भी साल 2004 में ये ट्रॉफी जीती थी और 1998 और 2006 का फाइनल खेला था। तो चैंपियंस ट्रॉफी की भी अपनी एक हिस्ट्री बन गई है, एंड इंडिया राइट नाउ आर ऑन द टॉप ऑफ इट। बिग विक्ट्री, ह्यूज विक्ट्री, कोई अनाउंसमेंट ऐसी आई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब चांसेस कम है कि आपको ओडीआई फॉर्मेट में रोहित शर्मा खेलते दिखेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।